नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स क्लासेस में। मैं हूं डॉक्टर रवींद्र त्रिपाठी। साथियों, पीआईएल को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका कहते हैं। शाब्दिक रूप से पब्लिक इंटरेस्ट का अर्थ है जनहित या सार्वजनिक हित या कॉमन इंटरेस्ट। लिटिगेशन का अर्थ है मुकदमेबाजी। इस प्रकार पीआईएल या जनहित याचिका को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि सार्वजनिक हित को लागू कराने या इन्फोर्समेंट के लिए कानून की अदालत में शुरू की गई एक ऐसी कार्रवाई जिसमें जनता के एक बड़े वर्ग का एक बड़े पैमाने पर हित या कुछ ऐसे हित जिनके द्वारा उनके कानूनी अधिकार या दायित्व यानी कि लीगल राइट्स या लायबिलिटीज प्रभावित होते हैं। इंडियन जूरिस्प्रूडेंस एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस पर आधारित है। इस कारण यह लोकस स्टैंडी के कठोर नियम का पालन करता है। लोकस स्टैंडी के नियम के अनुसार याचिकाकर्ता की केस में वैध स्थिति अर्थात लीगल स्टैंडिंग का होना अनिवार्य है। साथ ही याचिकाकर्ता को प्रदर्शित करना होता है कि उसके वैधानिक अधिकारों अर्थात लीगल राइट्स पर प्रतिकूल असर पड़ा है या पड़ सकता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता को पिटीशन फाइल करने के लिए विभिन्न औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि पारंपरिक रूप से सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय विधिक प्रत्यक्षवाद या लीगल पॉजिटिविज्म और नेचुरल लॉ ट्रेडिशन अपनाते हुए देता है। लेकिन 1970s और 80s के दशकों में सुप्रीम कोर्ट को अलग प्रकार के केसेस का सामना करना पड़ा। 1979 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में के.एफ. रुस्तम जी के 2 लेख प्रकाशित हुए। इन लेखों में बिहार की पटना, मुजफ्फरपुर, रांची आदि जेलों में बंद विचाराधीन यानी कि अंडर ट्रायल्स कैदियों की दयनीय स्थिति और कठिनाइयों को उजागर किया गया था। सलाखों के पीछे विचाराधीन कैदी इसलिए बंद थे क्योंकि राज्य उनका ट्रायल नहीं कर पा रहा था। इन कैदियों में महिलाएं, बच्चे, गरीब और वंचित समूह के लोग थे। इनमें कुछ कैदी ऐसे भी थे जिन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें जेल में क्यों रखा गया है, और कुछ कैदी ऐसे भी थे जो एक अंडर ट्रायल के रूप में उतनी सजा काट चुके थे कि यदि वे किए गए अपराध के लिए दोषी पाए जाते तो उस अपराध के लिए मुकर्रर सजा से उनके द्वारा काटी गई सजा ज्यादा थी। इन कैदियों की ओर से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की। इस याचिका को हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार स्टेट के नाम से जाना जाता है। जस्टिस पी.एन. भगवती के बेंच ने इस केस में निर्णय देते हुए कहा कि यह केस मानवीय मूल्यों की चिंता को दर्शाता है। यह हमारी कानूनी और न्यायिक व्यवस्था की निष्ठुरता को दर्शाता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में गरीबों को न्यायिक प्रणाली से बाहर कर दिया गया है, जिसके कारण वे अपनी जीवन स्थिति में बदलाव लाने में असमर्थ पाते हैं और इस वजह से कानूनी प्रणाली और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास खोते जा रहे हैं। इसलिए राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वो आरोपी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे। त्वरित सुनवाई अर्थात स्पीडी ट्रायल और नजरबंदी से आजादी मानव अधिकार है और बुनियादी आजादी का हिस्सा है। यद्यपि स्पीडी ट्रायल को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के रूप में काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन यह अनुच्छेद 21 की व्यापकता और सामग्री में नहीं है। गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया का एक अनिवार्य प्राथमिक घटक है। खत्री बनाम स्टेट ऑफ बिहार नाम के एक याचिका में कहा गया कि पुलिस कस्टडी में कैदियों की आंखों में तेजाब डालकर या उनकी आंखों में निडिल चुभाकर उन्हें अंधा बना दिया गया था। इस केस को हम भागलपुर ब्लाइंडिंग केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही और पीड़ित कैदियों के इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था की। इसी प्रकार तिहाड़ जेल में बंद सुनील बत्रा नाम के कैदी ने अपने एक सह कैदी पर हो रहे अमानवीय अत्याचार की शिकायत सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखकर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पत्र को ही एक जनहित याचिका मानकर सुनवाई की। इस केस में जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर का निर्णय जेल में बंद कैदियों के फंडामेंटल राइट्स को स्वीकार करता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों को ध्यान में रखते हुए लोकस स्टैंडी या लीगल स्टैंडिंग के नियमों में लचीलापन दिखाया। एस.पी. गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जजेस के अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर से संबंधित था। यहाँ ये बताना प्रासंगिक होगा कि ये केस आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम का आधार बना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 32 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को विभिन्न औपचारिकताओं से होकर गुजरना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि न्याय के उद्देश्य को प्रोसीडरल टेक्निकलिटी से बाधित नहीं होना चाहिए। इसलिए न्यायालय ने अपने वितरण शक्ति के प्रयोग में तकनीकी नियमों को अलग कर याचिका दायर करने की औपचारिकता को नजरअंदाज कर
एक शिकायत भरे पत्र को एक रिट याचिका के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। सामाजिक आर्थिक न्याय और राज्य के कल्याण के दायरे में अत्यधिक विस्तार होने के कारण जनहित याचिका के दायरे में इतना अधिक विस्तार हुआ है कि जिस व्यक्ति के अधिकारों को सीधे तौर पर आघात नहीं पहुंचा है या वो प्रभावित नहीं है, उसे यह जन कल्याण की भावना रखने वाले उत्साही लोगों या संगठनों, जिन्हें हम आमतौर पर एनजीओज या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, पर्याप्त रुचि के साथ अन्य लोगों के अधिकारों को लागू कराने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर अदालत स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर सकती है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम आमतौर पर ACR 82 केस के नाम से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वो निजी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए, खासतौर पर तब जब वह व्यक्ति समाज के कमजोर वर्ग का है और वो उन मजबूत ताकतवर लोगों के खिलाफ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता जो उसका शोषण कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति को शोषण के बिना मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पर अपने निर्णयों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लक्ष्य को अपनाया, जिससे दलितों, वंचितों, दीनहीन गरीबों और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके, उन्हें अवसर की समानता मिल सके और समाज का प्रत्येक व्यक्ति मानव अस्तित्व की गरिमा, सुंदरता और मूल्य का एहसास कर सके। इसे संभव बनाने के लिए लोकस स्टैंडी के नियम में लचीलापन अपनाया गया। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हुए प्रोएक्टिव गोल ओरिएंटेड अप्रोच अपनाया, जिसका उद्देश्य राज्य की दमनात्मक कार्रवाइयों को रोकना, राज्य के न्याय विरुद्ध कार्यों को रोकना, प्रशासनिक विचलन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेविएंस को रोकना और संसदीय निष्क्रियता या पार्लियामेंट्री इनर्सिया को रोकना। सुप्रीम कोर्ट के प्रोएक्टिव गोल ओरिएंटेड अप्रोच का एक उदाहरण हमें बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी दिखता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्र को रिट पिटीशन मान लिया और मामले की जांच के लिए एक 2 सदस्यीय इंक्वायरी कमीशन नियुक्त कर दिया। इस पर कई सवाल उठे, जैसे कि क्या इस प्रकार के प्रोएक्टिव अप्रोच का कोई लीगल जस्टिफिकेशन है या इसे जज की जुडिशियल फिलॉसफी पर डिपेंड होना चाहिए। दूसरे, क्या सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति या वर्गों जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसके शिकायत से संबंधित पत्र को क्या एक रिट पिटीशन माना जा सकता है। तीसरे, क्या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी कमीशन नियुक्त करने का अधिकार है। जस्टिस PN भगवती, जिन्हें फादर ऑफ PIL मूवमेंट भी कहा जाता है, ने इस केस में अपने निर्णय में कहा कि PIL की वैधानिकता आर्टिकल 32 की उचित व्याख्या से निकलती है। इस अनुच्छेद की व्याख्या करते समय हमें इसे सार यानी कि एसेंस को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण निर्माण के किसी भी मौखिक या औपचारिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सर्वोपरि लक्ष्य और उद्देश्य के लिए होना चाहिए जिसके लिए इस अनुच्छेद को अधिनियमित किया गया है, और इसकी व्याख्या प्रावधानों की त्रिमूर्ति अर्थात संविधान की उद्देशिका, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के आलोक में की जानी चाहिए, जिसका प्रकाश पूरे संविधान में प्रवेश करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। संविधान की प्रस्तावना सभी को न्याय उपलब्ध कराने की परिकल्पना करती है। संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन यानी कि इन्फोर्समेंट का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के तहत कर सकता है, हाई कोर्ट्स वही आर्टिकल 226 के तहत कर सकते हैं। साथ ही केस की परिस्थितियों के आधार पर उचित प्रोसीजर इवॉल्व करने की अनुमति भी प्रदान करता है। 1970s और 80s के दशक के दौरान ज्यादातर PIL समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों और वंचित समूहों जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर, चाइल्ड लेबर, उपेक्षित बच्चे, कैजुअल वर्कर्स का शोषण, फुटपाथ पर रहने वाले, मलिन बस्तियों में रहने वाले, विचाराधीन कैदी, बंधुआ मजदूर वगैरह वगैरह से संबंधित थे, जो अत्यधिक गरीबी, निरक्षरता और अज्ञानता के कारण सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ थे। इस तरह इस दौरान ज्यादातर आदेश अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पारित किए गए। अनेक मामलों में न्यायालयों ने जनहित याचिकाओं पर महत्वपूर्ण निर्देश और आदेश पारित किए, जिससे देश में सकारात्मक परिवर्तन नजर आए। इन आदेशों ने पारिस्थितिकी असंतुलन या डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस,
पर्यावरण, समुद्री जीवन यानी कि मैरीन लाइफ, पहाड़ों, नदियों या ऐतिहासिक स्मारक, विरासत व संस्कृति का संरक्षण या मेंटेनेंस ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज में भी मदद की। न्यायालय के निर्णयों ने कुछ हद तक शासन की सत्यनिष्ठा, ग्रहणाधिकार और पारदर्शिता अर्थात प्रॉबिटी, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस स्थापित करने में भी मदद की। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीआईएल समुदाय के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए बुनियादी मानवाधिकारों को सार्थक बनाने और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए। एक केस में कुछ विचाराधीन किशोर कैदियों को कानपुर बाल गृह न भेजकर कानपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां वयस्क कैदियों द्वारा इनका यौन शोषण किया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि जो राष्ट्र बच्चों के कल्याण से सरोकार नहीं रखता है वो उज्जवल भविष्य की आशा नहीं रखता। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य केस में न्यायालय ने असंगठित क्षेत्र में चाइल्ड लेबर पर ध्यान देने की आवश्यकता का अनुभव किया। विशाखा केस में न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी आदेश दिए। तमिलनाडु के एक स्कूल में आगजनी की घटना में 93 बच्चों की जिंदा जलने पर कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के भय के बिना शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक चाइल्ड का मौलिक अधिकार है। इसलिए स्कूल निर्माण में राष्ट्रीय भवन संहिता या नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन वांछनीय बताया गया। इसी प्रकार हाईकोर्ट ने दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल इंजन से सीएनजी में बदलने का आदेश दिया। आज दिल्ली में कोई भी डीजल इंजन वाला ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ असम केस में अस्पताल में बंद कैदियों को हथकड़ी लगाना और उन्हें रस्सियों में कसना मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन माना गया। पर्यावरण से संबंधित पीआईएल्स संविधान के अनुच्छेद 21 के कारण उभरी हैं। एमसी मेहता की एक पीआईएल में अदालत ने निर्धारित किया कि जो उद्यम एक जोखिम भरे और स्वाभाविक रूप से खतरनाक रूप से लगे होने के कारण कारखाने में काम करने वाले और आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, उसे उच्चतम सुरक्षा अपनाना चाहिए और इसके कारण यदि कोई नुकसान होता है तो इसके लिए उद्यम पूरी तरीके से उत्तरदायी होगा और उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी। एसआर आयल लिमिटेड वर्सेस हालार उत्खनन समिति केस में कोर्ट ने आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कहा। इसी प्रकार कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड वर्सेस केंचप्पा केस में कोर्ट ने कहा कि सतत विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन होना चाहिए। विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले पर्यावरण पर विकास के परिणाम और अवरोधन प्रभाव को ठीक से खोजा जाना चाहिए। 1990 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के दायरे और क्षेत्र को बढ़ाकर भ्रष्टाचार का पता लगाया और राज्य के शासन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता बनाए रखने के लिए कई निर्णय, आदेश और निर्देश पारित किए। आर्टिकल 226 के अधीन उच्च न्यायालयों में इस तरह के निर्णय देने में सुप्रीम कोर्ट का अनुसरण किया। विनीत नारायण एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया कि सीबीआई और रेवेन्यू अथॉरिटीज अपने कानूनी दायित्वों को निभाने और उचित कार्रवाई करने में विफल रहीं जब उन्होंने जैन डायरी में विशाल भुगतान का विवरण पाया, जो उन्होंने एक आतंकवादी के साथ जांच में पाया था। संक्षिप्त में हम इसे हवाला केस के नाम से जानते हैं। राजीव रंजन सिंह लल्लन केस बिहार में पशुपालन विभाग में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन की हेराफेरी और सैकड़ों करोड़ रुपए के खाते में जालसाजी से संबंधित था। 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले का केस रहा हो या आईपीएल में स्पॉट मैच फिक्सिंग का और उसके बाद बीसीसीआई की कार्यप्रणाली में सुधार का। जनहित याचिकाओं पर दिए गए निर्णय हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाए। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि आज न्यायिक प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। कानून का रंगमंच बड़ी तेजी से बदल रहा है, गरीबों की समस्याएं सामने आ रही हैं और इसके साथ साथ न्यायालय के समक्ष नए मुद्दे चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। न्यायालय को नए तरीके खोजने हैं, लोगों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से नई रणनीति तैयार करनी है और इन सबके बीच रोज नई स्तरहीन पीआईएल्स दायर की जा रही है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमणा के अनुसार स्तरहीन याचिकाओं की संख्या चिंता का क्षेत्र है। पीआईएल की नेक नियत का सिद्धांत पर्सनल लिटिगेशन में बदलता जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पीआईएल ने अनेक पब्लिक इंटरेस्ट पर ध्यान दिया है, लेकिन कभी कभी पीआईएल्स का प्रयोग प्रोजेक्ट्स को रोकने या पब्लिक अथॉरिटीज पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। पीआईएल का दुरुपयोग राजनीतिक उद्देश्यों या कारपोरेट राइवलरी चुकाने के लिए की जाती है। बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए पीआईएल्स का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि प्राइवेट लिटिगेशन फाइल करने से पीआईएल फाइल करना सस्ता पड़ता है।
साथ ही लोकस स्टैंडी में लचीलापन होने के कारण व्यक्तिगत प्रतिशोध या पर्सनल वेंडेटा सेटल करने के लिए भी पीआईएल दायर कर दी जाती है। हालांकि कोर्ट ये बार बार कहता आया है कि पीआईएल को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही रहना चाहिए, न कि प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन या पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पीआईएल को प्रोफेशनल पीआईएल साफ मानते हैं और उनका निषेध करने की मांग करते हैं। उनका मानना है कि इस तरह पीआईएल्स का उत्तर देने में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का बहुमूल्य समय नष्ट होता है, जो देश के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने पीआईएल्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग शॉप भी कहा है। सीधे तौर पर यदि मैं कहूं तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों की रोजी रोटी पीआईएल की दुकान चलाने से चलती है। इसके अलावा कुछ वकील या लॉ स्टूडेंट्स नाम कमाने अर्थात पब्लिसिटी पाने के लिए पीआईएल दायर कर देते हैं। कोर्ट ने कई बार ऐसी पीआईएल्स को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा है, जो पीआईएल के उद्देश्य को पूरा करने के बजाय पब्लिक गुड अर्थात सर्वजन हिताय के लक्ष्य को नष्ट करती हैं। ऐसी पीआईएल्स को लग्जरी पीआईएल भी कहा जाता है। एक केस में बेंच की ओर से बोलते हुए जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि तुच्छ याचिकाएं दायर करने की अपमानजनक प्रथा मूल्यवान न्यायिक समय का अतिक्रमण करती हैं, जिसका अन्यथा वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस केस में याचिकाकर्ता को अदालत का समय व्यर्थ करने के लिए 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। यह जुर्माना 18 मिनट के लिए 1 लाख प्रति मिनट के हिसाब से 18 लाख लगाया गया था, जिसे बाद में याचिकाकर्ता के अनुरोध पर 2 लाख कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि अब समय आ गया है कि कॉमर्शियल मैटर्स पर एंटीसिपेटरी कॉस्ट लगाई जाए। ऐसे मामलों में कहा जाए कि पहले 5 करोड़ जमा करो और यदि यह इस तरह पाई जाती है तो डिपॉजिट हमारे पास रहेगी। उत्तरांचल, जिसे अब उत्तराखंड कहते हैं, बनाम बलवंत सिंह चौफल केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल की एडमिसिबिलिटी के लिए हाई कोर्ट्स को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। सोली सोराब जी ने पीआईएल के दुरुपयोग रोकने के लिए जो बेसिक उपाय सुझाए हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, अनिश्चित और संदेहास्पद पीआईएल की सुनवाई न की जाए और उन्हें शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाए। पीआईएल पर हाई कॉस्ट लगाई जानी चाहिए, यह एक डिटरेंट का काम करेगी। दूसरे, जो पिटीशन सोशियो इकोनॉमिक रेगुलेशंस या एक लंबे समय के बाद किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर की गई हैं, उन पर जनरल रूल अप्लाई करते हुए खारिज कर देना चाहिए। तीसरे, पीआईएल प्रैक्टिशनर से कहा जाना चाहिए कि वे इस बात का अश्योरेंस दें कि पिटीशन के रद्द होने की स्थिति में डैमेज रिकवर करेंगे। जनहित याचिका या पीआईएल्स जुडिशियल एक्टिविज्म का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। पीआईएल्स ने गरीब समाज के हाशिए पर खड़े लोगों और वंचित समूहों को न्याय तक पहुंच और उन्हें न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा अन्य व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक मुद्दों पर न्याय दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीआईएल्स जुडिशियरी को मजबूत बनाती हैं, इसलिए आवश्यक है कि इनका उपयोग बुद्धिमत्तापूर्वक किया जाना चाहिए। इनका दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए कदापि नहीं किया जाना चाहिए। हाल के वर्ष इनके दुरुपयोग के साक्षी रहे हैं। यदि पीआईएल का सदुपयोग सकारात्मक ढंग से उचित कारणों के लिए उचित तरीके से किया गया तो यह हमारे लिए असेट होगा। इसलिए इस तरह जनहित याचिकाओं को रोकने के लिए उचित समय पर कदम उठाए जाने चाहिए।